नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। खास पेशकश इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर डीमोनेटाइजेशन के बाद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने उस एक्सेस पैसे को कहां पर लगाएं, अगर बैंकों में जमा करने में भी दिक्कत हो रही है, वो क्वेरीज भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके सामने वो रखना चाहते हैं। दरअसल सेबी एक कॉमन मैकेनिज्म पर काम कर रही है और म्यूचुअल फंड्स के लिए एक पासपोर्ट जैसी सुविधा ला सकती है। यानी कि एशिया में ये पहली बार होगा। हालांकि यूरोपियन देशों में इस तरह का प्रचलन है, काफी पॉपुलर है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन एशिया में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट सेबी ला सकती है। इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही एसआईपी के लिए क्या यही सही समय है, बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए अपने पैसों से, ये भी आपको बताएंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हेमंत रस्तगी, CEO वाइस इन्वेस्ट। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेमंत, इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ऐसी आई है, कुछ मीडिया में इस तरह की बज़ है कि सेबी दूसरे खासतौर पर एशियन जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ कुछ बातचीत कर रहा है ताकि दूसरे देशों के फंड भी भारत में निवेश कर सके और ये दो तरफा रहे इन्वेस्टमेंट। अगर इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पर भी समझा जाए तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके पीछे, और एक्चुअली ये किस तरह से काम करेगा? क्या एक पासपोर्ट जैसी तैयारी कैसे हो सकती है म्यूचुअल फंड्स के लिए? जी देखिए, जो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें पासपोर्टिंग ऑफ फंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक देश का जो म्यूचुअल फंड है वो अपने प्रोडक्ट दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को जाके बेच सकता है और बिना किसी फॉर्मेलिटी के। अगर ये कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूरोप में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी समय से प्रचलित है और काफ़ी पॉपुलर भी है। एशियन मार्केट्स के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए थोड़ा सा नया ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझें कि आज वास्तविकता क्या है, आज क्या सिचुएशन है। आज अगर मान लीजिए हमारा कोई फंड हाउस है, इंडियन फंड हाउस, अपना प्रोडक्ट अगर किसी दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को अगर मार्केट करना चाहे तो उसके लिए या तो उनको वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ता है या फिर एक सब्सिडी बनानी पड़ती है। और ये जो प्रोसेस है मुश्किल तो है ही, इसमें काफ़ी समय लगता है, कभी कभी 6 से 12 महीने का समय लग जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सी दिक्कतें आती हैं और वो जो फ़ायदा इन्वेस्टर्स को होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता। अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आज अगर इंडियन इन्वेस्टर किसी फॉरेन फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फंड ऑफ फंड्स हैं जो इसको हम फीडर फंड बोलते हैं, यानी आप उस फीडर फंड में इन्वेस्ट करोगे, वो फीडर फंड अपने पेरेंट कंपनी का जो फंड है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा। तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट होता है और ये कॉन्सेप्ट अगर लागू होता है तो मुझे लगता है उससे क्या होगा कि जो हमारे जो फंड हैं, यहाँ के जो फंड हाउसेज हैं, वो अपने प्रोडक्ट दूसरे देश, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री, हर देश में नहीं, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके देश में जाके उनके इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट आराम से मार्केट कर पाएंगे। वहाँ के जो फंड्स हैं वो हमारे इन्वेस्टर को अपने फंड मार्केट कर पाएंगे। इन्वेस्टर्स के पास, जैसे मैंने पहले कहा, जो काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता दूं कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है आपके पोर्टफोलियो में। देखिए, जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं कि अपना पैसा इक्विटी में लगाइए, डेट में लगाइए या रियल एस्टेट या गोल्ड में लगाइए, और अपने देश की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की तो डाइवर्सिफिकेशन का एक अहम हिस्सा होता है। क्योंकि जब आप किसी देश में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी से आपको फायदा होता है, वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं उनके एक्सपर्टीज से फायदा होता है, लेकिन साथ में रिस्क भी है। वो रिस्क ये है कि अगर उस इकोनॉमी में कुछ हुआ नेगेटिव तो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। करेंसी रेट का आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट करता है कि अगर रुपी डिप्रिशिएट हो तो आपको फायदा है, रुपी अप्रिशिएट हुआ तो फिर आपको नुकसान है। तो आई थिंक ये जो मैंने जैसे कहा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट लागू भी होता है तो मुझे लगता है कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे कौन से फंड है जो मार्केट कर सकते हैं, यानी क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या वो AUM होगा, क्या वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, या उनकी परफॉर्मेंस होगी, कितना लंबे समय की परफॉर्मेंस होगी। चैलेंजेस पर बात करेंगे, लेकिन मौजूदा जैसे आपने बताया किस तरह से ये वर्क करता है और कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट क्या है, फीडर फंड एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये आपने बताया। लेकिन अगर हम अगर कुछ परसेंटेज शायद ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल फंड्स अक्सर हम डिस्कस भी करते हैं, क्या रफली आप बता पाएंगे कि जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और सेक्टोरल फंड्स भी होते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर लेना चाहता है तो ग्लोबल फंड्स में भी निवेश करता है, बट कितनी परसेंटेज होगी ऐसे इन्वेस्टर्स की? देखिए, एक्चुअली एक समय था जब वो काफी ज्यादा परसेंटेज थी। क्या हो रहा था, जितने भी फंड हैं, जो हमने बात की फीडर फंड जो है, ज्यादातर जिन फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वो कमोडिटीज बेस्ड फंड थे। और एक समय ऐसा था जब कमोडिटीज काफी अच्छे कर रहे थे। स्पेशली अगर आप देखें जो गोल्ड फंड थे, वो काफी, गोल्ड इक्विटी फंड जो थे वो काफी अच्छा कर रहे थे। तो जब से गोल्ड
की परफॉर्मेंस खराब हुई, जब से उन फंड्स की परफॉर्मेंस खराब हुई, फिर कुछ फंड चले जैसे यूएस मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं या यूरोप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही दो तरह के फंड हैं जहां पे कुछ इन्वेस्टर मिलेंगे। लेकिन जो पार्टिसिपेशन जो है इन्वेस्टर्स की, अगर मैं कहूं पिछले कुछ सालों में, तो काफ़ी कम होगी। और यहाँ पे आई थिंक इंपॉर्टेंट हर इन्वेस्टर को समझना कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की मैंने बात की, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होगा, वो हर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आपके पास अपने देश में इतने सारे मौके हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आपके पास इतने मौके हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर इन्वेस्टर को जाके इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब तक एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ना तो उसका कोई फायदा होगा और ना ही उसका कुछ करने का मतलब है। लेकिन जैसा हेमंत आपने चैलेंजेस की बात की, क्योंकि अभी आमतौर पर जैसे होता है जो प्रोसेस है कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसमें काफी लंबा समय चला जाता है, तो अगर ऐसा कुछ मैकेनिज्म लाया भी जाता है जो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अभी ऐसा सोचा जा रहा है, विचार चल रहा है, और जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, उसके साथ सभी बातचीत करें, सिर्फ ये एक बज है, इसके पीछे अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है क्योंकि इसमें समय लगेगा। क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं, क्या किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले? देखिए, एक बार अगर वो सहमति हो जाती है सारे रेगुलेटर्स के बीच में कि इसको लागू करना है, तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस देखिए 3 या 4 चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे। एक तो ये हम बात कर रहे हैं डाइवर्स कंट्रीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो टैक्स रूल्स हैं, चाहे वो फंड के लेवल पे हो या इन्वेस्टर के लेवल पे हो, वो अलग अलग हैं, उनको आपको टैकल करना होगा। दूसरा, जो रेगुलेशंस हैं वो सभी कंट्रीज के रेगुलेशन एक स्टैंडर्ड के होने चाहिए। फॉर्चुनेटली हमारे देश में सेबी ने काफ़ी अच्छे रेगुलेशन बनाए हैं, और जो हमारा जो स्टैंडर्ड है रेगुलेशंस का, शायद किसी भी डेवलप कंट्री के मुकाबले में होगा, तो वो एटलीस्ट हमारे कंट्री को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा जो चैलेंज होता है वो होता है डेटाबेस की कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो चिंता ही रहती है कि जो हमारा जो डेटाबेस है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि नहीं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा, यूरोप में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी समय से है, उनको करीब 25 साल लगे इस लेवल तक पहुंचने में। और यूरोपियन यूनियन में वो थोड़ा इजी इसलिए था क्योंकि वो एक यूनिट थी, ब्रेग्जिट होने से पहले वो एक यूनिट थी, वहां पे उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा आसान था। एशियन कंट्रीज की बात करें, डाइवर्स कंट्रीज हैं, समय लगेगा। तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट अच्छा है, जब भी अप्रूव होगा इससे इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लागू होते ही इमीडिएटली जितना आसानी से जो इंटरनेशनल फंड हाउसेज हैं अपने देश में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, उतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। समय लग सकता है। इनफैक्ट अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें हेमंत, तो जो एक साइज है, एक रफ फिगर है हमारे पास 16 लाख करोड़ जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसके पास लगभग उसकी जो वैल्यूएशन है लगभग इसके आसपास है, तो डेफिनेटली एक बड़ा कदम होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहूंगे कि फिलहाल जो एक बड़ा इवेंट अभी हुआ है और जो अभी प्रोसेस चल रहा है डीमोनेटाइजेशन का, लोग करेंसी नोट्स जमा कर रहे हैं, हालांकि एक्सचेंज करने की तारीख अब खत्म हो चुकी है और लगातार इसमें अपडेट्स आ रही हैं, क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कितना इम्पैक्ट आपको लगा कि ये दिख रहा है, खासतौर पर जो डेट मार्केट है उस पर? देखिए, 2 एस्पेक्ट हैं यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करो। एक तो ये कि किस तरह की मोबिलाइजेशन हो सकती है और किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा डेट फंड्स के ऊपर। ये जो पैसा, जो कैश कंपोनेंट था, वो पैसा जब बैंकों में आएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अगर कुछ ऑप्शन देखने जाएंगे, क्योंकि जैसा हमने ऑलरेडी देखा है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बैंकों ने कम कर दिए, आगे जाके शायद और कम होंगे, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बैंक डिपॉजिट से आगे जाके देखना होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो डेट में काफी कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं। हम जानते हैं जैसे लिक्विड फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म के लिए पार्किंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म फंड है, अगर 1 या 2 साल का टाइम होराइजन है तो। उसके बाद मीडियम टर्म डेट फंड है, और जो 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए हो सकते हैं। और उसमें भी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज फंड मैनेजर फॉलो करते हैं। कोई ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी होती है, या फिर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। मुझे लगता है समय आ गया कि इन्वेस्टर्स बैंक डिपॉजिट से आगे जाके देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, क्योंकि हमने देखा कि यील्ड्स गिरी, लिक्विडिटी बढ़ी, और उससे जब क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है, यील्ड्स नीचे गिरती हैं, तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे इनकम फंड के, उनको यहाँ पे काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और मुझे लगता है आगे जाके भी इन्फ्लेशन कम रहेगा, और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे रहेंगे। हाँ, हालांकि जब से आरबीआई ने जो नया डिसीजन लेके आए थे सीआरआर का 100% करने का नए डिपॉजिट पे, थोड़ा सा हमने देखा कि यील्ड में थोड़ी करेक्शन हुई है। लेकिन मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा है कि ये शॉर्ट टर्म स्टेप है, मुझे लगता नहीं ये लंबे समय तक चलेगा। जो ट्रेंड है वो लोअर इंटरेस्ट रेट और लोअर इन्फ्लेशन का रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में
जब आप ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे बैंक डिपॉजिट में पैसा डालते हो वहां पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है, इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ये जो ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो है, अगर आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से बिल्कुल सही फंड चुनेंगे तो कहीं बेहतर रिटर्न आपको बैंक से यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जरूरी बात यह है कि आप सही फंड चुने। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पैसा आप इनकम फंड में डाल दें और लॉन्ग टर्म पैसा आप लिक्विड फंड में डाल दें। ठीक है, यानी आपको अपने एंड से क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी रकम आपके पास है, अगर आप पार्क कर रहे हैं तो कितनी अवधि के लिए आपको उसे इन्वेस्ट करना है। और डेट फंड्स का जहां तक हेमंत ने बताया कि जो ब्याज दरों में अभी कटौती हुई है लगातार बैंक की तरफ से, डिपॉजिट रेट्स भी कम हो रहे हैं, तो डेट फंड्स इस टाइम एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, वहां पर निवेश किया जा सकता है। पसंदीदा फंड्स कौन से वो भी हम जानेंगे, लेकिन अगर इक्विटी फंड्स की बात करें, आपको लगता है अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लोगों में पैनिक हो सकता है, लोग रिडेम्पशन ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि मिक्स्ड तरह का रिस्पांस ओवरऑल एमएफ इंडस्ट्री पर देखने को मिला है। डेट फंड्स पर आपने अपना व्यू रखा, बट हेमंत, व्हाट अबाउट द इक्विटी मार्केट? आई मीन इक्विटी फंड्स पर और खासतौर पर स्टॉक मार्केट पर कैसा रिएक्शन देख रहे हैं आप डीमोनेटाइजेशन का? देखिए, डीमोनेटाइजेशन का दोनों मार्केट्स पे फर्क पड़ा है। डेट मार्केट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इक्विटी मार्केट पे शॉर्ट टर्म में उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं है और लिक्विडिटी ना होने की वजह से, हम इकोनॉमी है जहाँ पे कंजम्पशन एक हमारा मेन स्टे है, सर्विस इंडस्ट्री हमारी मेन स्टे है इकोनॉमी की, जब वहाँ पे हमने सडनली देखा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट हमें एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, उसका इम्पैक्ट हमारी जो कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनियां भी हैं या छोटी कंपनियां हैं, उनकी जो उनके रिजल्ट आने वाले हैं क्वार्टरली, उसके ऊपर पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देखा कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डीमोनेटाइजेशन के, अगर वो सही मायने में अचीव होते हैं, वो फैक्टर इन होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने पहले कहा, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे रहते हैं, इन्फ्लेशन नीचे रहता है, तो वो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट ये मौका भी निवेश का माना जा सकता है। जी डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं तो आप घबराइए नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ऐसा नहीं कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप एक ही बात में लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, 20 या 30 रुपए से शुरुआत कीजिए, आगे भी आपको और मौके मिलेंगे। और अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं या एसआईपी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट लेवल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है वो शायद 5 साल, 10 साल या 15 साल की होगी। तो आज या अगले 6 महीने में मार्केट से क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो जितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए वो उतनी ही बेहतर है, क्योंकि आपको अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे जाती है और लॉन्ग रन में आपको उसका फायदा होता है। फिर यहाँ भी एसआईपी में बता दूं अगेन कि अल्टीमेटली अगर आप इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, आपका रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए कि आप इक्विटी में जो अटेंडेंट रिस्क है, एसआईपी जो है रिस्क कम करेगा, बिल्कुल हटाएगा नहीं। तो अगर आप अपनी सही तरह से चुनाव करें, अपना एसेट क्लास चुने, सही फंड चुने, बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड में मत जाइए, वेल डाइवर्सिफाइड फंड, मल्टी कैप फंड जहां पे 60% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, उस तरह के फंड चुनिए। और कमिटमेंट जो है आपकी टाइम कमिटमेंट, उसको अगर ऑनर करें तो डेफिनेटली ये सही मौका है शुरुआत करने के लिए। राइट, यानी कि गोल बेस्ड रखने चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, रिस्क एपिटाइट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने बताया एसआईपी एक सही तरीका है निवेश करने का, क्योंकि अभी थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट, तो एवरेजिंग का फायदा अगर उठाना है, अगर उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं कि किस तरह से वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी वर्क करती है और कैसे फायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। देखिए, पहले हम समझते हैं, एसआईपी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आप एसआईपी के लिए एनरोल करते हो, जब आप साइन अप करते हो, तो आप एक कमिट करते हो कि आप एक प्री डिसाइडेड फंड में एक प्री डिसाइडेड डेट को और एक प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। क्यों आप करते हैं ऐसा? क्योंकि आप चाहते हैं कि मे बी आपके पास लमसम नहीं है, आप चाहते हैं कि छोटी छोटी रकम से एक बड़ा कॉर्पस बनाए। ठीक है। और एक ये जो प्रोसेस है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर एक डिसिप्लिन लेके आता है। इसका फायदा क्या है? देखिए, इक्विटी मार्केट में हम हमेशा कहते हैं लॉन्ग टर्म में उसका पोटेंशियल बाकी एसेट क्लासेस से ज्यादा है, लेकिन रिस्क क्या है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म में उसमें वॉलेटिलिटी होती है। वो एक नेचुरल फिनोमेना है, उससे आप भाग नहीं सकते। जब आप इक्विटी इन्वेस्टर बनते हैं, स्पेशली आप कमिट करते हैं कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो जब ये उतार चढ़ाव आता है, देखिए मान लीजिए आपने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट करने की 15 रुपए एनएवी से, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगली इन्वेस्टमेंट आपकी 16 रुपए पे हुई, उसकी अगली 18 रुपए पे हुई, फिर मार्केट गिरा, उसके बाद की इन्वेस्टमेंट फिर 16 पे या फिर 15 पे या फिर 14 पे फिर 12 पे। देखिए, आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप अपनी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज एनएवी से नीचे है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा हुआ, क्योंकि आपने देखिए हमारे इक्विटी में स्पेशली
इमोशन जो है हमारे बीच में आते हैं, हमारे इमोशंस के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से बाहर रखें तो एसआईपी बिल्कुल सही तरीका है। उसमें फायदा क्या है, हर महीने यानी जब आप कमा रहे हैं तभी आप उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको मार्केट का उतार चढ़ाव पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 8-10 साल की अगर टाइम होराइजन लेके चले और उसमें अगर आप उसको ऑनर करें डिस्पाइट मार्केट कंडीशन, तो डेफिनेटली आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपकी जो ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे हमने बात की, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो, उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि लोग अपना नजरिया इन्वेस्टर जो है बदले कि जैसे जैसे मार्केट अगर गिरेगा, वोलेटिलिटी की हम बात करें, अगर अभी आप देख रहे हैं बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छा मौका है निवेश करने का। गिरते बाजार में ज्यादा यूनिट्स आपके पास आएंगे तो जब आप रिडीम करेंगे बाजार की ऊंचाई पर तो आपको ज्यादा रकम मिलेगी। इसी तरह से एसआईपी काम करती है, तो फायदेमंद तरीका है निवेश करने का और ये बिल्कुल सही मौका भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन की और कई दर्शक अपने सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। इस वक्त एक दर्शक हैं निमेश मोहता, कोलकाता से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। निमेश जी नमस्कार, आपने सवाल व्हाट्सएप पर भेजा था, क्या दिक्कत है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरे को दिक्कत हो रही है कि मैं अभी करंट में सेल कर रहा हूँ, कैश सेल हो रही है मेरी करंट में, और वो मैं बैंक में जमा करवाना चाह रहा हूँ। और जो मेरे पास नोट अभी करंट में जो सेल कर रहा हूँ वो 100 के नोट है या उसके छोटे डिनोमिनेशन के हैं, या मेरे पास 2000 के या 500 के नए नोट है। तो वो क्या मैं अभी 30 दिसंबर से पहले बैंक में जमा करवा सकता हूँ या मेरे को 30 दिसंबर के बाद उसको बैंक में जमा करवाना चाहिए? जितनी भी करेंसी आपके पास सब नए हैं या उसमें पुराने भी इंक्लूडेड है? जैसे आप 100 रुपए के नोट बता रहे हैं। नहीं, 8 तारीख से जितने पुराने थे वो मैंने जमा करवा दिए। ठीक है, 8 तारीख है उससे पुराने। अब जो मेरे पास जो भी मैं कैश सेल कर रहा हूँ, कैश सेल जितनी भी हो रही है मेरी, ठीक है, वो अब मेरे पास नई करेंसी आ रही है। ठीक है, और लगभग जो राशि है 7 लाख के आसपास है। तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कल को मेरे पास इनकम टैक्स की नोटिस आए तो वो देखेंगे कि पुरानी करेंसी मैंने 15 लाख रुपए जमा कराई है, नई करेंसी मैंने 7 लाख, तो 23 लाख तो वो मेरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, निवेश थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या काम करते हैं आप, क्योंकि काफी बड़े अमाउंट से दोनों जो आपने जमा किए हैं और अभी भी जो आपके पास है, बिजनेस करते हैं क्या आप? मैं कपड़े का रिटेल या होलसेल बिजनेस करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो करंट अकाउंट भी आप होल्ड करते होंगे। आप बने रहे निमेश, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद भी है। हेमंत, जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं शायद ऐसे बहुत सारे छोटे कारोबारी हैं जो वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि कैश में होती है सारी डीलिंग। ऐसे में जो अमाउंट है काफी बड़ा है, इसलिए चिंता लाजमी है कि अगर ये अमाउंट ये जमा करते हैं तो किस तरह का इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनके लिए आपका सुझाव क्या है, किस तरह से आगे बढ़े और पैनिक तो एटलीस्ट बिल्कुल ना करें? हेमंत, देखिए, इन्होंने कहा कि बिजनेस करते हैं और कैश में डील करते हैं और करंट अकाउंट है इनका, तो जो रूल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं कि अगर आप सेविंग बैंक में पैसा डाल रहे हो तो 2.5 लाख तक कोई ऐसा कहा गया कि कोई पूछा नहीं जाएगा, और करंट अकाउंट की अगर बात है तो 12.5 लाख की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये पैसा कुछ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर पहले डिपॉजिट कर चुके हैं और ये नई करेंसी है। देखिए, ये जो नई करेंसी है या जो 100 रुपये के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर है, उसको जमा करने में मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम है। अगर इनकम टैक्स का नोटिस भी आता है, अगर इनको पूछते भी हैं, क्योंकि ये कारोबारी हैं, अगर ये प्रूव कर पाते हैं कि ये जो पैसा है, अगर ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ये जो अमाउंट जो जहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर वो उससे मेल खाता है, तो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई तकलीफ होगी। ठीक है, अगर वो मेल नहीं खाता है, अगर वहाँ पे गैप है, तो डेफिनेटली सवाल हो सकते हैं, तब उनको थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कारोबार का पैसा है। अगर जैसा मैंने कहा, अगर ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उससे अगर मेल खाता है तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। और नए नोट जो है या जो 100 रुपए के नोट है तो लीगल टेंडर है, उसमें तो डिपॉजिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि जो भी राशि जमा हो रही है, चाहे 2.5 लाख से ज्यादा है या फिर 7 लाख, जो भी अमाउंट है आपका, अगर किसी भी तरह की पूछताछ होती भी है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसे मैच किया जाएगा। पैन कार्ड बेसिकली आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। तो अगर आपके पास तरीका है, प्रूफ है, सोर्स बताने का कि ये रकम आपको कहाँ से मिल रही है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो निमेश जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक तो सॉल्व हो गई होगी, तो चिंता ना करें और बैंक में जाकर बेझिझक आप करेंसी जमा करा सकते हैं।